दोस्तों नमस्कार। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने बीजेपी के चाणक्य को मात दे दी कल्पना के परे है, क्योंकि इस ऑपरेशन में कहीं शोर नहीं था। इस ऑपरेशन के एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ राहुल गांधी खड़े थे। यह राहुल गांधी का ऑपरेशन था तमिलनाडु को लेकर। वो जान रहे थे कि दरअसल विजय अकेले पड़ जाएंगे और दिल्ली का ऑपरेशन अगर शुरू हो गया तो उसके बाद राज्यपाल की जो भूमिका होगी और दिल्ली की जो पहुंच पकड़ एआईडीएमके या डीएमके के भीतर तक जा सकती है, उसका असर यही होगा कि टीवीके टूट जाएगी। शायद इसीलिए एक ऐसे ऑपरेशन की शुरुआत ऐसे वक्त में हुई जब किसी ने सोचा ही नहीं था कि जो कांग्रेस तमिलनाडु के भीतर डीएमके के साथ चुनाव लड़ती है और रिजल्ट आने के सिर्फ 6 घंटों के बाद वो फैसला ले लेती है एक तरफा कि वो जा रही है टीवीके के साथ, यानी विजय के साथ। वो पूरी कांग्रेस के भीतर कद्दावर नेताओं की लॉबी, तमिलनाडु के भीतर जो राजनीति साधने वाले नेता हैं, उनकी पूरी कतार, वह सोच भी पाती उससे पहले यह निर्णय लिया जा चुका था, मैसेज भेजा जा चुका था और उसके बाद मीडिया के सामने ये बातें सामने अगले दिन ही आ गई। कोई भी कह सकता है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आया 234 में से 108 सीट टीवीके जीत गई है, तो हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, टीवीके को तो हर हाल में गवर्नर बुलाएंगे ही। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी बन गई है कि दरअसल डीएमके और एआईडीएमके का सुपड़ा साफ होने की स्थिति में है, क्योंकि दोनों के नंबर भी मैच नहीं मिलाकर कर पा रहे हैं खुद टीवीके के सामने। तो ऐसे में कोई तीसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है राज्यपाल के सामने। और सामान्य तौर पर यह माना भी जाता है कि राज्यपाल हमेशा सबसे बड़ी पार्टी को बुलाते ही हैं। यही परंपरा है, यही प्रोटोकॉल है, यही कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत भी देता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 4 तारीख को 108 एमएलए जीते टीवीके के और सिर्फ 5 एमएलए कांग्रेस के थे। ना तो डीएमके को कोई जानकारी दी गई, ना इस चुनाव परिणाम पर कोई डिस्कशन किया गया, ना स्टालिन से कोई बातचीत हुई। सीधे तौर पर कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया कि हम 5 एमएलए का समर्थन टीवीके को दे रहे हैं। दरअसल यह मैसेज कुछ ऐसा था जिसको कोई समझ पाता। दिल्ली के ऑपरेशन ने इसे इस रूप में समझा कि अच्छा, कांग्रेस सत्ता में घुसना चाहती है। हम तो सोच रहे थे कि एआईडीएमके घुस जाएगी, क्योंकि विजय तो अपने तौर पर यह कहते रहे कि राजनीतिक तौर पर वह डीएमके के खिलाफ हैं और वैचारिक तौर पर वह बीजेपी के खिलाफ हैं। बची एआईडीएमके और उसके साथ खड़ी होकर अपने तौर पर सरकार यह बनेगी और आने वाले वक्त में बीजेपी की एंट्री एआईडीएमके के जरिए जो हो चुकी थी पिछले चुनाव में, इस बार अलग थलग जरूर लड़े, लेकिन यह रास्ता तो खुला हुआ है। अब यहां पर जो साइलेंट ऑपरेशन दूसरी तरफ राहुल गांधी खुद कर रहे थे, यानी यहां ना तो पुराने कद्दावर नेताओं को याद कीजिए जो राजनीति में माहिर माने जाते थे, उसमें चाहे अशोक गहलोत का नाम ले लीजिए, चाहे एक वक्त दिग्विजय सिंह का नाम ले लीजिए, या फिर आप केसी वेणुगोपाल जो मैसेज का आदान प्रदान करते थे, वह भी केरल की जीत को लेकर फंसे हुए थे केरल में ही। यह पूरा ऑपरेशन इसलिए दोनों तरफ खड़े होकर राहुल गांधी देख रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि डीएमके को जानकारी दी जाएगी तो वो शोर पहले दुनिया के सामने आ जाएगा और समर्थन बाद में जाएगा, यानी राज्यपाल तक मैसेज बाद में जाएगा। जो सोच रहे थे वही हुआ। राज्यपाल ने कहा बहुमत नहीं है, यानी 108 और 5 बहुमत तो वाकई नहीं है, क्योंकि बहुमत के लिए तो 118 चाहिए। 234 की विधानसभा है और 108 और 5 उसमें भी 2 सीटों पर विजय जीते हैं, तो उसको 107 गिने या 108 गिने। अगर 107 गिनते हैं तो 233 हो जाएगा। उसके बावजूद भी कमोवेश वही आंकड़े रेंग रहे हैं। तब यह सवाल था कि तुरंत फुरत में जो समर्थन दे दिया गया
उसमें डीएमके क्या वाकई बाहर से समर्थन देकर एआईडीएमके को सत्ता में लाना चाह रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर टीवीके यानी विजय सत्ता में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो आने वाले वक्त में उनकी राजनीति सिमट जाएगी। और अगर उन्होंने राज्य में कोई ऐसा काम कर दिखाया, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन पर युवा उनके मुरीद हैं, खास तौर से जेंजी उनके पीछे खड़ा है, और इन सब के बीच उस जेंजी में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और महिलाएं खास तौर से उसकी रोमांटिक भूमिका को सिल्वर स्क्रीन पर अभी तक देखती आई। लेकिन नायकों का यही होता है। ये एमजीआर के वक्त भी था, जयललिता के वक्त भी था, ये एक वक्त आंध्र प्रदेश में एनटीआर को लेकर भी था, और यहां की राजनीति सिल्वर स्क्रीन से प्रभावित रहती है। बहरहाल लौटिए दोबारा उस ऑपरेशन पर, जिस ऑपरेशन की दिशा में राहुल गांधी बढ़ रहे थे। राज्यपाल को रोकेगा, राज्यपाल रोक देंगे, इस बात की जानकारी ऐसा नहीं है कि नहीं थी, सबको थी। और यह सवाल भी बड़ा था कि आखिर एक बार रोक दिया गया तो विजय क्यों जाए दोबारा राज्यपाल के पास। 113 का आंकड़ा उनके पास है, क्योंकि इन सब के बीच अभी तक सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और मुस्लिम लीग ने कोई निर्णय लिया नहीं था। दूसरी बार मुलाकात करने गए तो फिर वही सवाल आया बहुमत के आंकड़ों का। दूसरी तरफ जब सीपीआई और सीपीएम की बैठक 8 तारीख को हुई तो उसमें यह तय किया गया कि समर्थन दे दिया जाए। सीपीआई और सीपीएम ने समर्थन दे दिया, यानी 2 + 2 4 और मिल गए और आंकड़ा पहुंच गया 17 तक। अब भी बहुमत से दूर है। फिर कहा गया आप जाइए राज्यपाल से मिलने के लिए, क्योंकि जो ऑपरेशन इस देश के भीतर पार्टियों को तोड़ने का होता है, पार्टियों को सत्ता तक नहीं पहुंचने देने का होता है, उसमें दिल्ली जो है वो राजभवन के जरिए बड़े बड़े खेल करती है। और पहली बार राज्यपाल को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि इस देश के तमाम जो भी कानूनविद थे वो खुलकर कहने लगे ये कैसे संभव है। विधानसभा होती है, सदन होता है, उसमें बहुमत हासिल किया जाता है, और यह परंपरा बहुत पहले से रही है और इससे पहले कई घटनाएं हुई हैं। यहां तक की बात होते होते पीवी नरसिम्हा राव की सरकार तक चली गई और डिस्कशन में यह बात आने लगी कि अल्पमत की सरकारें भी चलती हैं, और आप अगर विधानसभा तक पहुंचने ही नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। इस पूरे प्रक्रिया के भीतर में 8 तारीख को भी लौटा दिया गया, यानी 3 मुलाकातें विजय ने की। और सामान्य तौर पर बाहर की राजनीति यह समझ रही थी कि दरअसल विजय को तो जाना ही नहीं चाहिए। वो क्यों जा रहे हैं? वो जा इसलिए रहे थे क्योंकि कोई ऑपरेशन जो राजभवन से शुरू हो, उसके सामने हमेशा एक व्यक्ति उन डॉक्यूमेंट्स के साथ खड़ा है जो बता रहा है कि दरअसल इसके अलावे कोई चारा आपके पास होना नहीं चाहिए। और जो इस बीच में 6 तारीख को ही निर्णय ले लिया गया था, यानी 8 तारीख को सीपीआई और सीपीएम का जो समर्थन पेपर आए, उससे पहले 6 तारीख को निर्णय ले लिया गया कि सभी विधायक एक जगह एक रिसोर्ट में पहुंच जाएं। और टीवीके के तमाम विधायक पहुंच गए, यानी वो नहीं टूटे। अब यह सवाल था कि आखिर वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसका क्या होगा, जो लगातार अपनी बातों को बदल रही थी, या फिर जो जानकारी मीडिया के जरिए दी जा रही थी उसमें पूरा मीडिया एक लिहाज से, खास तौर से जो दिल्ली में नोएडा का मीडिया, वो लग चुका था। और कुछ स्तर पर तमिलनाडु के भीतर जो डीएमके के करीब थे वह भी लग गए थे, क्योंकि नए नए फार्मूले इस दौर में आ रहे थे। हर कोई जान रहा था डीएमके के मुखिया स्टालिन का बेटा और एआईडीएमके के मुखिया का बेटा दोनों दोस्त हैं, करीब के हैं, और फिल्मों के भीतर विजय की महत्ता भी है। एक टकराव छवि को लेकर था, एक टकराव छवि के बाद की उन परिस्थितियों को लेकर भी रहा जो एक वक्त एमजीआर के साथ भी था। ये एक इंडिकेशंस हैं कि क्यों आखिर रोकना चाह रहे थे किसी भी हालत में विजय को मुख्यमंत्री पद तक ना पहुंचे वो। लेकिन फिर वही सवाल, कौन ऑपरेशन यहां से चला रहा था जो यह मानकर चल रहा था कि दरअसल आंकड़े जुटेंगे नहीं। डीएमके को सहमति देनी पड़ी या नहीं देनी पड़ी, उससे बड़ी बात यह है कि वामपंथियों ने खुले तौर पर यह कह दिया
कि दरअसल जो एआईडीएमके बीजेपी के साथ थी, उसके साथ डीएमके अंदर या बाहर दोनों जगहों से कैसे खड़ा हो सकता है। तो क्या डीएमके सोच चुका था? और राहुल गांधी इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ पहले दिन से नहीं थे। और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया के भीतर ऑपरेशन का अगला कदम जो था वो बहुत साफ तौर पर था कि जो मुस्लिम लीग को चाहिए, और हर कोई जानता है कि मुस्लिम लीग और बीजेपी के बीच दूरियां तो हमेशा रहती है इस देश के भीतर। जो माइनॉरिटी के करीब की पॉलिटिकल पार्टीज होती है वह और बीजेपी जो हिंदुत्व का राग अलापती है, दोनों के बीच एक ऐसी राजनीति होती है जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भी मात कर दे। यह कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जरिए राहुल गांधी बकायदा देख चुके थे। और यह भी सच है कि केरल के भीतर ही मुस्लिम लीग एक ताकतवर पार्टी के तौर पर है, उसका साथ छोड़ा भी नहीं जा सकता, और साथ लेना है तो फिर बार्गेनिंग कौन करेगा। सीपीआई और सीपीएम को पहले राउंड में राहुल गांधी ने बताया, समझाया कि क्यों जरूरी है। ना तो लेफ्ट की राजनीति पनप पाएगी और ना ही तमिलनाडु के भीतर बीजेपी की एंट्री आप रोक पाएंगे अगर आप उसी जगह खड़े रह गए जिस जगह आप डीएमके के साथ लेकर खड़े रहना चाहते हैं। सीपीएम और सीपीआई समझ गई, 2-2 सीट दोनों के पास थी, दोनों ने दे दी, या 5 सीट उनके पास थी, उन्होंने दे दी। कुल मिला के 117 का आंकड़ा पहुंच गया। अब सवाल जो 4 सीट और थी उसका था। तय हुआ कि मुस्लिम लीग को केरल के भीतर एक कैबिनेट स्तर का रैंक दे दिया जाए। हालांकि इस बार जो बहुमत मिला है कांग्रेस को, वो अपने बूते भी सरकार बना पाने में सक्षम है। 22 सीटें लेकिन मुस्लिम लीग को है, और एक लंबी परंपरा चली आ रही है। और यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम आपको राज्य के तौर पर नहीं, एक नेशनल तौर पे देखना चाहते हैं। और नेशनल तौर का मतलब हमेशा होता है एक राज्य से ज्यादा राज्य। तो मुस्लिम लीग को इसकी एवज में कांग्रेस केरल के भीतर महत्व का पद देगी, और उसकी एवज में मुस्लिम लीग यहां पर समर्थन दे दे, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक विचारधारा है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल एस्पेक्ट में अपने वोट बैंक को संभालती है, उनके अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स जो भी हों, लेकिन काउंटर में और साथ में बीजेपी खड़ी है। तब यह सवाल बड़ा हुआ कि ऐसे में वीसीके को भी निर्णय लेना पड़ेगा। जो उसकी अपनी बार्गेनिंग थी वो बार्गेनिंग बाद में आएगी, पहले समर्थन आएगा। और यह पूरा साइलेंट ऑपरेशन 2 लिहाज से चल रहा था। एक तरफ राज्यपाल की भूमिका पूरे देश के सामने एक खलनायक के तौर पर उभर रही थी, दूसरी तरफ समर्थन एक एक करके आए, और एक एक करके आने की दिशा में ही सक्रियता राहुल गांधी की बनी। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें जो राजभवन के जरिए जिस बिसात को बिछाने की दिल्ली सोच रही थी वो बिसात बिछ नहीं पाई और पलट गई। और उसके बाद ये कागज आज ऑर्डर निकल कर आया। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि मैं राज्यपाल, उनका नाम लिखा हुआ है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के लिए विजय को नियुक्त करता हूं संविधान की धारा 164 के तहत। यही वो धारा है जो राज्यपाल को रोकती है कि आप सदन के भीतर बहुमत हासिल करने से रोक नहीं सकते हैं, जो रोका जा रहा था। तो अंततः इस ऑर्डर की कॉपी देख लीजिए, और जो तस्वीरें निकल कर आई, जो आज चौथी मुलाकात हुई उसके बाद की। दरअसल इस ऑपरेशन के भीतर का एक हिस्सा और है। ध्यान दीजिए, 7 तारीख को ही सीपीआई और सीपीएम ने कह दिया था कि हम समर्थन दे रहे हैं, और एक पत्र भी जारी कर दिया जो संयुक्त रूप से पत्र था। लेकिन उसके बाद डीएमके सक्रिय हुआ था, और डीएमके की सक्रियता ने सीपीआई और सीपीएम को यह मैसेज भी भेजा था कि दरअसल सरकार बन जाएगी, आप
खामोश हो जाइए, कुछ घंटों का इंतजार कीजिए। कुछ घंटों का मतलब 7 तारीख बीतेगी और 8 तारीख आएगी। इसीलिए वो 8 तक चीजें रुकी रही, थमी रही। और 8 तारीख को जो वीसीके और मुस्लिम लीग का लेटर था, वो जिस रास्ते चल रहा था उसमें लेटर सही है या नहीं है, इस बात को लेकर चीजें उलझ रही थी। तो क्या वाकई इस ऑपरेशन को जिस तरीके से अकेले राहुल गांधी और उनकी टीम, जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय तो रहती है लेकिन पॉलिटिशियंस की नहीं है, क्या उसने बीजेपी के चाणक्य को मात दे दी? और कल सुबह 10 बजे जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण होगा, जो अभी से नहीं 5 तारीख से तैयार है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जानबूझ के तैयार पहले ही करा लिया गया, यानी मैसेज चलता चला जाए कि हर हाल में विजय बनेंगे, हर हाल में राज्यपाल रोकेंगे। यह बिल्कुल एक नई सिचुएशन थी। शपथ ग्रहण 5 तारीख से ही तैयारी का ऐलान कर दिया गया कि हम 6 तारीख को कर लेंगे, फिर कहा गया 7 तारीख को कर लेंगे, फिर कहा गया 8 को कर लेंगे, और होते होते बात आई कि कल 9 तारीख जो आज है, आज हम कर लेंगे। जिस समय पश्चिम बंगाल में भी शपथ हो रहा होगा उसी वक्त में करेंगे। ये मैसेजेस दरअसल इस रूप में थे कि ध्यान शपथ हो रहा है और शपथ नहीं होने देंगे की स्थिति में सब चीजें फंसी रह जाए, और जिस टेक्निकल एस्पेक्ट का जिक्र जो राज्यपाल के जरिए कराया गया था उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। हुआ यही। और कल राहुल गांधी की मौजूदगी जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम में होगी। 5 ही एमएलए हैं, फिर भी होगी। और यहां से वो सियासत अब उफान पकड़ती है कि क्या दक्षिण भारत में बीजेपी का किला कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस है, केरल में कांग्रेस है, तमिलनाडु में टीवीके के साथ कांग्रेस है, तेलंगाना में कांग्रेस है, और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के बगैर बीजेपी कहीं नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू की नीतियां मुस्लिमों को आरक्षण देने तक की दिशा में चली जाती है। राजनीतिक तौर पर उस विचारधारा के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू चलते हैं, और उस विचारधारा के खिलाफ चलने वालों को भी बीजेपी साथ इसलिए लेती है क्योंकि दिल्ली की गद्दी बनी रहे। जरा जश्न देख लीजिए, तब आखिर में 3 बड़े सवाल आपको बतलाएंगे असल में इसका असर होने क्या वाला है। I'm so happy. No. I never. Whatever I am doing, only for my son's sake. Okay. Tomorrow. I'm happy. Finally, Tamil people have succeeded. असल खेल तो यह भी है कि कांग्रेस या कहें राहुल गांधी, उन्होंने ही जिम्मेदारी ली है कि इस गठबंधन की राजनीति को वह साध लेंगे तमिलनाडु के भीतर, यानी कोई बिखरेगा नहीं। और जो सवाल द्रविड़ राजनीति को लेकर उठ रहा है, उससे आगे का नजरिया अब विजय को रखना होगा, क्योंकि 2029 में लोकसभा चुनाव है और 2031 में अगला तमिलनाडु का चुनाव होगा। तो 2031 नहीं, टारगेट रखिए 2029 का लोकसभा चुनाव। और पूरा का पूरा दक्षिण भारत, जहां पर 129 सीटें सीधे तौर पर अब कांग्रेस उस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहती है कि अगर नॉर्थ की दिशा में आपकी पहुंच पकड़ मजबूत है, वहां हम घुसेंगे तो जरूर, लेकिन दक्षिण भारत में अगर ध्यान दीजिए तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, तेलंगाना की 17 सीटें, केरल की 20 सीट, कर्नाटक की 28 सीट और तमिलनाडु की 39 सीट, कुल मिला के 129 सीटें। 543 सीटों में से 129 सीटों पर अगर रोक दिया जाए, बीजेपी एक भी सीट नहीं जीते, तो उसका स्ट्राइक रेट बाकी नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न और ईस्टर्न में
स्ट्राइक रेट 80% का रहना चाहिए, जो कैसे संभव होगा और उसे कैसे रोकेंगे, तो यह एक पूरे ऑपरेशन के पीछे की सोच 2029 को लेकर पूरे दक्षिण भारत में कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को कैसे मजबूत करेगी, यह उस दिशा में बढ़ता हुआ पहला कदम है। दूसरा सवाल, तमिलनाडु सीधे चुनौती आंध्र प्रदेश के इकोनॉमिक मॉडल और महाराष्ट्र के इकोनॉमिक मॉडल को देते चला आया है। नजरिया राहुल गांधी का बहुत साफ है कि अगर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों सीधे तौर पर आगे निकल जाते हैं उस दृष्टि से जहां पर महाराष्ट्र नंबर 1 बनने की कोशिश करता है और इन्वेस्टमेंट वहां पर ज्यादा आता है, तो वो एक झटके में शिफ्ट होगा और चंद्रबाबू नायडू तो पूरी तरीके से दिल्ली पर निर्भर हैं या दिल्ली ने उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। 2029 का चुनाव डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट का सवाल, और तीसरा उस पॉलिटिकल सिचुएशन का सीधे तौर पर ऐलान जिसमें अभी तक जो छत्रप थे वो मानकर चलते थे कि कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को वो हड़प लेंगे, दरअसल अब छत्रपों की राजनीति को भी राहुल गांधी सोच रहे हैं कि वह बीजेपी की राजनीतिक जमीन को कैसे हड़पें। राजनीति की दिशा ये बिल्कुल नई होनी चाहिए, बढ़ते हुए कदम उसी दिशा में है। लेकिन आखिर तो यही कहा जाए, संविधान की धारा 164 के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को नियुक्त किया है और यह मैसेज कॉन्स्टिट्यूशनली पुख्ता इस रूप में है कि संविधान को तहस नहस इस देश में चुनाव के जरिए मत कीजिए, सरकारों को हटाने बिगाड़ने के लिए बिल्कुल मत कीजिए, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो भी हैं वो कम से कम खिलवाड़ नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।